नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस एकेडमी में। आज का जो वीडियो है वो डेडिकेटेड है एमपीपीएससी 2020 इंटरव्यू वाले बच्चों के लिए। और आप सभी लोग को बहुत बहुत बधाई जिन लोग को कॉल लेटर आया है, ठीक है। और आप सिर्फ एक कदम दूर है जब आप एसडीएम या डीसीपी या डीएसपी होंगे। देखिए, जो कमिश्नरेट सिस्टम है वहाँ पर अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो आप डीसीपी होंगे, ठीक है, या एसीपी होंगे। और बाकी अन्य जिलों में डीएसपी होंगे या एसडीओपी होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अपन जो वीडियो बनाया है वो पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर के बनाया गया है कि पोस्ट प्रेफरेंस में आपको कैसे क्या डालना चाहिए, कौन सी पोस्ट डालनी चाहिए, कौन सी पोस्ट नहीं डालनी चाहिए। और ये सब वैकेंसी के बाद बताएंगे कि देखिए भाई, वैकेंसी आप इसमें बहुत सारे क्राइटेरिया देखना चाहिए कि कोई भी पोस्ट प्रेफरेंस डालना है तो कैसे डालेंगे। एक गलती करोगे तो आप सिलेक्शन लिस्ट से बाहर हो जाओगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको पता है जैसे कि संपदा सराफ मैडम का यहाँ पे फोटो लगा हुआ है, तो संपदा सराफ मैडम जो है एसडीएम है, और यहाँ पे एक और मैडम का लगा हुआ है तो यहाँ पे डीसीपी डीएसपी है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इसमें देखेंगे कि पोस्ट प्रेफरेंस का जो आपको नोटिफिकेशन आया है आपने डाउनलोड कर लिया होगा, और उसको आपको देख करके बता देते हैं, ठीक है। फिर इसमें आपको एक इंटरव्यू का कॉल लेटर दिखा देंगे। इसके अलावा फिर ये है कि आपको ये पोस्ट प्रेफरेंस के कुछ बारे में बता देते हैं कि भाई पोस्ट प्रेफरेंस में आपको सबसे पहले क्या देखना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले यही बात करते हैं कि पोस्ट प्रेफरेंस में क्या क्या डालना चाहिए, तो ये सब देख लेते हैं। और इसके अलावा एक अन्य वीडियो भी बनाया जाएगा, 2 वीडियो और लाए जाएंगे, जिसमें कि एक तो डीएसपी का जो पोस्ट है इसके लिए आपका फिजिकल, मेंटली और मेडिकल जो चीज़ें होती है वो चीज़ आप बहुत तो कंफ्यूज है, आइट साइड को लेकर के कंफ्यूज है, वेट हो गया, हाइट हो गया, है ना, इस टाइप की चीज़ हो गया। और फिर उसका मेडिकल टेस्ट कौन कौन से होते हैं, बॉयज़ का, गर्ल्स का, ये सब चीज़ें आपको बताएंगे। और कलर ब्लाइंडनेस के बारे में बता देंगे। आई अगर आपको चश्मा लगा है तो फिर वो कहाँ तक चलेगा, प्लस माइनस कितना चलेगा, ठीक है, 6/6 चलेगा, 6/9 चलेगा, क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, वो सारी जानकारी आपको अगले वीडियो में मिल जाएगी। तो आज का जो वीडियो है पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर के, और इसी को देख लेते हैं अपन। तो सबसे पहले जो बात हो रही है वो क्राइटेरिया को लेकर के बात हो रही है कि भाई क्राइटेरिया आपको क्या देखना चाहिए अगर कोई पोस्ट प्रेफरेंस डाल रहे हैं तो। देखिए, आप सभी जानते हैं कि बहुत सारी पोस्ट तो नहीं है, जितनी भी पोस्ट है उसमें से आपको सिलेक्टेड ही डालनी पड़ेगी, तो ठीक है। तो आपको अगर एक ही बार में सिलेक्शन चाहिए तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी चाहिए। तो ये सब चीज़ आप अपने अपने हिसाब से देखेंगे कि भाई देखिए मुझे क्या डालना है, आपको क्या चाहिए। कुछ लोगों को पावर पसंद होती है तो वो पावर डाल सकते हैं कि पावर के हिसाब से मुझे चाहिए भाई बड़े पद चाहिए, जैसे कि डीसी हो गया, है ना। और अपना इसके अलावा अपना ये हो जाएगा डीएसपी हो गया, या नायब तहसीलदार हो जाएगा। सैलरी के हिसाब से भी दे सकते हैं आपकी, जिसकी हाईएस्ट सैलरी है, जिसमें ठीक ठाक पैसा मिल जाएगा, तो इस शिक्षा विभाग में हो जाएगा आप, या सहकारिता विभाग में बड़े अधिकारी, या जनसंचार विभाग हो जाएगा। इसके अलावा ये है कि आप कुछ लोग कन्फ्यूज है कि सेकेंड और थर्ड क्लास ऑफिसर क्या है, इसमें समझ में नहीं आ रहा है। गेजेटेड ऑफिसर कौन सा, गेजेटेड ऑफिसर कौन सा नहीं है, ठीक। इसके अलावा और एक और जो क्राइटेरिया कुछ लोग देखना चाहते हैं, जिसमें कि जो मैरिड वुमेन है, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, या फिर जो लोग फिजिकली डिसेबल्ड है, तो ये लोग थोड़ा देखना चाहेंगे कि वर्किंग आवर्स कितना है भाई। जैसे देख लीजिए, डीएसपी जो पोस्ट होती है, पुलिस प्रशासन में जो भी पोस्ट है, वर्दीधारी जो भी पद है, वहाँ पर 24/7 आपको जॉब करनी पड़ती है। आप यहाँ पर कहीं भी रिलैक्सेशन वाली चीज़ें होती नहीं है, इसी वजह से आपको सिविल सेवा में आने का भी मौका मिलता है। और आपके मन में ये भी बातें होती है कि यार मुझे सही तरीके से सर्विस करनी है, ठीक है। आप यहाँ पर आराम करने तो नहीं आ रहे हैं, खासकर वर्दीधारी पदों में, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको देखना चाहिए वर्दीधारी पद जितने हैं उनके फिजिकल के हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस डालना कि आप लोग एलिजिबल है या नहीं है। पता लग रहा है आपकी 160 सेंटीमीटर हाइट है और वहाँ पे मांगा है 167, अब आप यहाँ पर डाल दोगे तो फिर आप डिस्क्वालीफाई पहले हो जाओगे। और यहाँ पर एक चीज़ और ये बता दो कि जैसे कि आपने ये डाल के रखा है कि पहले डीएसपी डाल दिया, और अगर आपका 160 सेंटीमीटर हाइट था बल्कि उसने मांगा 167, तो आप इसके लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो इसके लिए सिर्फ डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, इसका मतलब ये है कि जो पहले में डिस्क्वालीफाई होगा तो फिर वो आपकी बाकी पोस्ट प्रेफरेंस देखेगा नहीं, कि आप ये सोच रहे हो कि पहला चलो तो ये देख लेंगे, फिर उसका दूसरे में तो मुझे कुछ ना कुछ तो दे देगा, ये चीज़ें नहीं होती है, ठीक है। तो इस हिसाब से तो बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखना, ठीक। तो ये हो जाएगी कुछ क्राइटेरिया जिसके ऊपर अपन ने बात की। इसके अलावा जो कॉमन कैटेगरी के बारे में बात कर लेते हैं कि देखिए, अगर आपका यूआर कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी, एसटी, ओबीसी, किसी भी समुदाय से यदि आप आते हैं तो एक कॉमन कैटेगरी के ऊपर अपन ने पोस्ट प्रेफरेंस बनाई है कि पहले कौन सी डालनी चाहिए, दूसरी कौन सी हो सकती है। तो इसमें अपन ने 1 2 3 क्रम डाले हैं, तो इसी प्रकार से आप क्रम डाल सकते हैं। पोस्ट प्रेफरेंस का जो फॉर्म होता है उसको अपन दिखा देंगे अभी, तो उसमें आप देख करके समझ जाएंगे। देखिए, पोस्ट प्रेफरेंस का जो फॉर्म है उसको बहुत इत्मीनान से अच्छे से देख लेना। 87 वालों का अलग है, 13 वालों का अलग है, तो आपका जिस लिस्ट में सिलेक्शन हुआ उस लिस्ट के हिसाब से आपको फॉर्म डालना है, ठीक है। किसी भी प्रकार की गलती मत करना, एक गलती आपको बाहर कर देगी, ठीक है। और फिर ये आपके ऊपर इतने क्रॉस क्वेश्चन दागे जाएंगे इंटरव्यू में कि दिक्कत हो जाएगी। और एक और वीडियो अपन ने बनाया है इसके अलावा कि देखिए, अभी इंटरव्यू की तो बात हो रही है, तो इंटरव्यू के लिए हम मॉक इंटरव्यू को क्या करें सर, तो इसके ऊपर भी बात कर लेता हूँ, 1 मिनट के लिए बात कर लेता हूँ, ठीक है।
देखिए मॉक इंटरव्यू वालों के लिए एक अलग से वीडियो लेके आएगा, लेकिन यहाँ पर ये आपको थंबनेल देख करके समझ में आ गया कि मॉक इंटरव्यू कहाँ देना चाहिए, कहाँ नहीं देना चाहिए, कोचिंग माफिया का क्या षड्यंत्र है। अच्छा, मेंस निकालिए, लेकिन मॉक में इतनी बेइज्जती क्यों हो रही है और ये फजीयत का कारण क्या है, ये सब बातें आपके बारे में की जाएगी और ये बाद में बता दिया जाएगा। इसका अलग एक डेडिकेटेड वीडियो ला लेंगे, क्योंकि यहाँ बताएंगे तो फिर ये वीडियो लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉमन कैटेगरी मतलब सभी के लिए ये अप्लाई हो सकता है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सबसे पहली बात ये कि एक पहले नंबर पर डीसी डाल दो, डिप्टी कलेक्टर जिसको बोला जा रहा है, ठीक है। फिर उसका डीएसपी हो जाएगा। फिर थर्ड नंबर पे एडी एजुकेशन मतलब शिक्षा विभाग में आप सहायक संचालक का जो पद है वो वाला हो जाएगा, ठीक है। फिर उसका सिटी हो जाएगा कमर्शियल टैक्स ऑफिसर। पाँचवें पे डाल सकते हैं आप सहायक आयुक्त सहकारिता में हो जाएगा। छठवें पे आप डाल सकते हैं मध्य प्रदेश अधीनस्थ सेवा, ठीक है। सातवें पे वाणिज्य कर निरीक्षक डाल सकते हैं और आठवें पे डाल सकते हैं सहकारिता विस्तार अधिकारी। तो ये कुछ पद है जो बहुत अच्छे पद होते हैं सेकंड और थर्ड क्लास के, तो ये पद आपको डालने चाहिए। इसके अलावा आपकी अगर वैकेंसी है, देखिए वैकेंसी की भी बात कर लेते हैं यहाँ पर कि देखिए पद के बारे में सर बताइए ना कि कुछ में तो बोल रहा है कि 7 पद है SC ST के और कुछ में बोल रहा है 0 पद, तो उसका क्या करें सर। देखिए पहली बात तो ये मैं बोलना चाह रहा हूँ कि भाई जो भी पद ऐसे हैं जिनमें आपकी वैकेंसी है वो तो आप डाल दो क्रम के अनुसार, लेकिन जिस भी वैकेंसी में आपको दिख रहा है कि 0 पद है तो इसका क्या करें। इसका ये करना कि अगर वहाँ पर बॉक्स जैसे अभी बताएंगे आपको पोस्ट प्रेफरेंस का फॉर्म दिखाएंगे, यदि उसमें जगह बचती है तो उसको लास्ट में ले लो। क्यों ले लो लास्ट में, क्योंकि यदि अगर पोस्ट मतलब देखिए लास्ट टाइम के सिलेक्शन होते तक पद बढ़ते रहते हैं, अगर वहाँ अगर हो सकता है एक पद भी आ जाए और आपने डाल दिया होता तो आपको वो देखिए कुछ भी अगर नहीं मिल रहा हो, जैसे आपके एकदम मिनिमम नंबर है और मिनिमम कट ऑफ जो है उसका वो चला गया और आपके मिनिमम कट ऑफ भी उसी में आ गया जो लास्ट में आपने डाला था, तो आपको सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब PSC की एक भी कोई भी पोस्ट उठाना बहुत बड़ी उपलब्धि अपने जीवन की, ठीक है। आप हम सब मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं या फिर उससे भी निचले तबके से आते हैं, गरीब वर्ग से आते हैं, ठीक है। तो इनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है PSC को फाइट करना, उसकी एक पोस्ट उठाना बहुत बड़ी उपलब्धि। तो अपने आप पर गर्व कीजिए, आपका नाम न सिर्फ समाज में बल्कि देश प्रदेश में नाम रोशन होता है, अपने माता पिता का बहुत बड़ी उपलब्धि है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो सकती है, तो ये चीज़ जरूर ध्यान रखना, ठीक है। तो ये कॉमन कैटेगरी के लिए आप ये सब चीज़ें डाल सकते हैं, ठीक है। अच्छे से देख लीजिए यहाँ पर अगर देखना चाहते हैं तो, ठीक। पोस्ट प्रेफरेंस वाला फॉर्म है वो देख लीजिए यहाँ पर, देखिए इसको पढ़ के बता देते ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 87 के लिए अलग लिस्ट दिख रही है यहाँ पर और 13 के लिए एक यहाँ पर अलग दिख रहा है, तो सबके अपने अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। उसी हिसाब से आपको पढ़ना है। पता लग रहा है 87 में नाम आया है और 13 में भर दिया, तो ये सब गलतियाँ मत करना, इसलिए ये वीडियो बना के डाला है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यदि आप यहाँ पर नए हैं तो, क्योंकि ये टोटल चैनल अपना MPPSC को डेडिकेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहा है, सीधा बता रहा है कि मुख्य भाग 87% में चयनित आवेदकों हेतु अग्र मान्यता पत्रक, ठीक है भाई। विज्ञापन क्रमांक दिया हुआ है, साक्षात्कार की तिथि जो भी लिखनी होगी वो लिख देना यहाँ पर, जो भी आपको मिलेगी, ठीक है। परीक्षा का नाम में लिखा मैं मतलब मैं, उसके बाद आप अपना नाम लिख सकते हैं जो भी आपका नाम है। पिता या पति, पिता का नाम लिखेंगे यदि आपकी शादी नहीं हुई है, और पति का नाम लिखेंगे यदि आपकी शादी हो गई है, तो ठीक है। इस हिसाब से आप काट दीजिएगा। श्रेणी आप बताना है, फिर यहाँ पर आपका जो भी श्रेणी से आते हैं आप जिस भी, ठीक है, OBC SC ST, फिर रोल नंबर डाल देंगे जो भी आपका रोल नंबर रहा है। फिर उसके बाद आज दिनांक जो भी जिस दिनांक को आपका इंटरव्यू को आयोग के निम्नांकित पदों के साक्षात्कार हेतु उपस्थित हुआ हूँ या हुई हूँ, ठीक है। साक्षात्कार पत्र में उल्लेखित अनुसार मुझे मतलब यहाँ पे नाम बताना पड़ेगा कि मुझे मुख्य प्राविधिक भाग के लिए लघु सूचित किया गया है, मुझे मतलब नाम बताना पड़ेगा, जिसका मुझे राज्य सेवा परीक्षा 2020 के परीक्षा परिणाम के माध्यम से संज्ञान हुआ है। उक्त परीक्षा के विज्ञापित पदों पर चयन करें कि मेरी अग्रमान्यता क्रम निम्नानुसार है, और जिन पदों पर मेरे द्वारा अग्रमान्यता नहीं दी गई है उन पदों पर विचार नहीं किया जाए। ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत करना। यहाँ पर क्या लिखा है लास्ट में, जो भी पद आप चुन नहीं रहे हैं उस पर विचार ना किया जाए, तो वो आपको मिलेगा भी नहीं। तो आप ऐसे कौन से पद होंगे जो आपको नहीं चुनेंगे, वो वही पद होंगे जो आपको 0 दिख रहे हैं, ठीक है। तो वो 0 पद आप में कहने का मतलब वही है कि आप डाल दीजिएगा अगर डालना चाहते हैं तो, क्योंकि अगर वहाँ वैकेंसी बढ़ती हुई नजर आती है तो फिर आपका दिमाग खराब हो जाएगा। तो सबसे पहले जो पद है यहाँ पर देख लो, यहाँ पर जो एक चीज़ आपको बताई थी कि सैलरी के बारे में भी अपने क्राइटेरिया में बात की थी, तो कैसे सैलरी यहाँ पे पता चल जाएगी कि भाई राज्य प्रशासनिक सेवा मतलब उप जिलाध्यक्ष मतलब डिप्टी कलेक्टर के बारे में बात हो रही है, उसकी सैलरी और वेतनमान देख लो यहाँ पे कितना होता है। 15,600 से लेकर के 39,100 रुपये तक, और 5400 ग्रेड पे वाली जो देखो यहाँ पे कुछ लोग ग्रेड पे के हिसाब से डालेंगे, कुछ लोग क्लास 2 ऑफिसर क्लास 3 ऑफिसर के हिसाब से डालेंगे, ठीक है। वही ना मैं अभी बताया जो कि कुछ लोग पावर के हिसाब से डालेंगे, कुछ लोग वर्किंग आवर के हिसाब से डालेंगे, जैसे कुछ मैरिड वूमेन है या बॉयज़ है, कुछ ऐसे जो नहीं पसंद करते कि मुझे DSP की पोस्ट नहीं चाहिए, बहुत सारी समस्या है DSP की जॉब में, तो वो सब समस्या है। तो आप उसको हो सकता है कि दूसरे तीसरे पाँचवें कोई भी क्रम पर डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको क्रम लिखना पड़ेगा कि 5वें पर डाल दिया मैंने, तो आप यहाँ पर ये देखिए 5वें पे अगर डाल दिया आपने DSP, और पहले अपने डाल दिया अपना DC, और उसके बाद अपने तीसरे पे डाल दिया ये कोई भी अगर जैसे सहायक संचालक हो गया इस टाइप के कोई पद डाल दिया, या फिर थर्ड कैटेगरी का ये डाल दिया अपने नायब तहसीलदार,
तो फिर आपसे सीधा क्वेश्चन बनेगा कि भाई आपने ये देखिए पोस्ट प्रेफरेंस है, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बनने हैं मॉक इंटरव्यू में, तो इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना कि भाई कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस कैसे डाल रहे हो, क्या कारण है इसके पीछे कि डीएसपी को पहले चूज नहीं कर रहे हो, है ना, या फिर चूज कर रहे हो पहले तो क्यों कर रहे हो, ये सब कारण अच्छे से बताना। आपके देखिए जो भी आप तर्क बता रहे हैं उसका तर्क होना चाहिए सटीक, बस वही चीज़ होती है। कोई भी इंटरव्यू वैसे ही अच्छा बनता है कि आप किस प्रकार के तर्क दे रहे हैं, आपके तर्क सही होने चाहिए और बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई यहाँ पर एक स्पेशल आंसर नहीं होता है कि इसका आंसर ये देना चाहिए ये देना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता, उसका तर्क अच्छा हो बस बात खत्म हो जाती है यहाँ पर, ठीक। उसके बाद ये वो डीएसपी का बता दिया, इसका भी 5400 ग्रेड पे है। जिला सेनानी के बारे में बात कर सकते हैं, फिर ग्रेड पे इस लगभग ये ऊपर के जितने भी पोस्ट दिख रही है 5400 ग्रेड पे वाले सेकंड क्लास ऑफिसर हो जाता है, ठीक है। सहायक संचालक हो जाएगा जिसमें स्कूल शिक्षा विभाग, फिर सहायक आयुक्त सहकारिता विभाग, अधीक्षक जिला जेल विभाग, वाणिज्य कर अधिकारी जिसको सीटीओ बोलते हैं अपन, अभी अपन ने बात की, ठीक है, ये हो गया। फिर उसका नीचे के थर्ड क्लास कैटेगरी का हो जाता है, ठीक है। तो नायब तहसीलदार हो जाएगा राजस्व विभाग में 3600 ग्रेड पे हो जाता है इसका। फिर सहायक निरीक्षक मध्य प्रदेश अधीनस्थ सेवा वाणिज्य कर निरीक्षक। तो ये अपन ने यहाँ पे इसलिए दिखाया पोस्ट प्रेफरेंस का फॉर्म कि आप यहाँ पे एक चीज़ देख ले कि भाई ग्रेड पे कितना है, सैलरी कितनी है और पावर क्या है। तो ये तो देखिए पावर तो आपको पता ही होगा, क्योंकि क्यों पता होगा, क्योंकि आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, तो ये जितनी भी पोस्ट है इसका इंटरव्यू के लेवल के हिसाब से तैयारी कर लेना कि भाई ये क्या क्या काम करते हैं, कि संविधान के किसी अनुच्छेद में इनके बारे में उल्लेखित है, या फिर इनके लिए पर्टिकुलर कोई कानून बना हुआ है कि जैसे कि राजस्व जो विभाग है जिसमें नायब तहसीलदार आता है, राजस्व संहिता के तहत कार्य करता है ये, ठीक है। तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि राजस्व संहिता के तहत नायब तहसीलदार के कौन कौन सी शक्तियां हैं, कौन कौन से कार्य है, वो क्या कार्य कर सकता है। कोविड-19 में इसको स्पेशल राइट मिल गया था, तो स्पेशल राइट के बारे में आपको पता है या नहीं पता है, तो ये सब चीज़ें आपको अभी कर लीजिए, अभी टाइम है अपने पास, ये सब कर सकते हैं आप, ठीक है। तो 87% वालों के लिए ये है। फिर यहाँ पर जो नेक्स्ट बॉक्स है ये पे बोल रहा है कि उक्त परीक्षा के विज्ञापित पदों में से निम्नांकित पद नाम पर मेरे द्वारा अग्र मान्यता नहीं दिए जाने के परिणाम स्वरूप उन पर विचार नहीं किया जाएगा, और यहाँ पर वो पद बताने हैं जिसके ऊपर आपको मतलब जो भी पद ऐसे है जो आपके ऊपर विचार नहीं करना चाहते। जैसे हो सकता है कि भाई किसी में क्राइटेरिया ऐसा हो कि आपका स्नातक पर्टिकुलर उस चीज़ से ना हो जिस चीज़ से मांगा हो, फिर आप उसको भरेंगे थोड़ी, तो उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जीरो वैकेंसी वाले पद भी लिख सकते हैं, लेकिन जीरो वैकेंसी के बारे में आपको बता दिया कि क्या करना है। फिर अभ्यर्थी का हस्ताक्षर आ जाते हैं, और फिर ये घोषणा आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर घोषणा के बारे में यही है कि मैंने ये घोषणा कर दी कि ये जो भी जानकारी दी है मेरे द्वारा समस्त सही दी गई है। यदि कोई भ्रामक जानकारी दे दी होगी मैंने तो वो आपराधिक दंड होगा, और वो उसके लिए मैं सहमति भरती हूँ या भरता हूँ कि भाई मेरे खिलाफ कुछ भी कार्यवाही की जा सकती है और मुझे इसके खिलाफ अनर्ह घोषित किया जा सके। सेकंड पॉइंट बोल रहा है कि मैंने आयोग के निर्देशों और विज्ञापन में विज्ञापित पदों का विवरण, अर्हता इत्यादि का अक्षरशः ध्यान से पढ़ लिया, समझ लिया और मैं उसके पालन का वचन देता हूँ या देती हूँ, ठीक। मैं भी ये घोषणा करता हूँ। फिर आगे घोषणा हो जाएगी निर्धारित आयु सीमा के हिसाब से मैं वर्धितारी पदों के लिए शारीरिक मापदंड पात्रता के लिए दिशा निर्देशों के अनुरूप पात्रता की सभी शर्तें पूर्ण करता हूँ या करती हूँ। तो शारीरिक मापदंड देख लेना, अभी बता देते हैं, उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। शारीरिक मापदंड के देखिए डीसी वर्धितारू पदों के लिए तो अपन जो इसका शारीरिक मापदंड है उसके लिए एक अलग डेडिकेटेड वीडियो लेके आएंगे। अभी तो यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस के ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसका जो 4th नंबर का जो पॉइंट है वो देख लीजिए कि वही बात है कि अगर गलत जानकारी दी हो तो मेरी उम्मीदवारी निरस्त कर दीजिएगा, और उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगी। तो ये सब साइन करवा लिया जाता है। फिर यहाँ पे आपको नाम, अभिकर्ता के हस्ताक्षर, रोल नंबर, पता, दिनांक, स्थान, ये सब उस दिन का भरना है जिस दिन आपका इंटरव्यू। 30% के केस में भी सेम चीज़ है, 13% वही आपको सब कुछ भरना है। यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस भी वैसे ही डालेंगे, ठीक है, जिस हिसाब से जितनी पोस्ट है। कुछ लोग पोस्ट देखिए ये भी देख सकते हैं कि 7 पोस्ट है, किसी में अगर 15 पोस्ट है तो पोस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हो। यही बात है कि मुझे सिलेक्शन चाहिए। अब मुझे सिलेक्शन चाहिए तो भाई मैं क्या करूँगा, मुझे किसी प्रकार से सिलेक्शन चाहिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। देखिए कुछ लोग अब अतरंगी दिमाग भी चला सकते हैं। कुछ लोग कैसे अतरंगी दिमाग कि यार देखो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगर एज ए स्टूडेंट मैं हूँ तो कि यार मेरे नंबर कम हो गए। आपको फील होता है आपने एग्जाम दिया तो मेरे नंबर कम हो गए तो मेरा कट ऑफ कितना जाएगा, मतलब मुझे कितने नंबर मिल सकते हैं, 650 से 700 के बीच में नंबर मिलेंगे। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले उठा करके देखूँगा कि भाई 2018 की लिस्ट उठा करके देखूँगा कि 600 से 650 के आसपास जो कट ऑफ किस वैकेंसी का गया। तो जिस भी वैकेंसी का कट ऑफ गया मैं सबसे पहले उसी को डाल दूंगा पहले पे। अब बाकी की चीज़ के लिए तो प्रिपेयर हो जाऊँगा कि भाई मेरे को नहीं चाहिए डीसी डीएसपी, मुझे चाहिए था सीधा नायब तहसीलदार या फिर वाणिज्य कर निरीक्षक। देखो वैसे भी आपको नहीं मिल रहा था, अगर आपके नंबर कम होते हैं तो आपको ये बड़े पद मिलेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर मजाक नहीं हो रहा है कि यहाँ पर आपको 950 प्लस अगर अंक है तो डीसी मिलेगा, 900 से 950 के बीच में है तो आपको डीएसपी मिलेगा। तो इतने नंबर का अगर कर ले तो ये इंटरव्यू प्लस इंटरव्यू वाले नंबर के साथ इतना आना चाहिए आपका
ठीक है। तो ये चीज़ आप गणित बिठा लीजिएगा, आप समझ गए होंगे मेरे कहने का मतलब क्या है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर जो भी पद है उसको डाल सकते हैं, ठीक है। आप पहला दूसरा जो भी डालना डाल दो, लेकिन उसका एक तरीके से तैयार कर लेना कि भाई मैंने पहला क्यों डाल दिया, आपने आया तहसीलदार पहला क्यों डाल दिया आपने, भाई ये सब क्यों नहीं डाले पहले। तो ये सब के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लेना अपने आप को, ठीक है। 30% के केस में भी सेम चीज़ वही हो जाती है, बाकी की अन्य इन्फॉर्मेशन आपको बता देते हैं इसके अलावा। अब यहाँ बात कर लेते हैं कि पोस्ट की इन्फॉर्मेशन बता दीजिए हमें कि भाई कितने कितने पद है। सेकंड क्लास थर्ड क्लास का जो अधिकारी है वो पर्टिकुलर जो वेबसाइट की मतलब जो आयोग की वेबसाइट है उससे उठाया हुआ वो नोटिफिकेशन दिखा दीजिए। तो ये नोटिफिकेशन आपको दिख रहा है, विस्तृति क्रमांक और पत्र क्रमांक यहाँ पे दिख रहा है कि देखिए यहाँ पर इन्होंने संशोधन के साथ जारी किया है और ये बता दिया कि भाई कितनी कितनी वैकेंसी है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, थोड़ा सा और जूम कर लेते ताकि आपको अच्छे से दिख जाए, और अपनी अपनी कैटेगरी में देख लेना ये सब चीज़ें। आपको ऑलरेडी ये सब ग्रुप में डाल दिए टेलीग्राम पे, वहाँ पे दे सकते हो। तो सेकंड क्लास अधिकारी द्वितीय श्रेणी का राजपत्रित अधिकारी के बारे में बात हो रहे हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए 1 से लेकर के 8 तक ये सब राजपत्रित अधिकारी सेकंड क्लास के, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि भाई जो अपना डिप्टी कलेक्टर है उसके कितने पद हैं, यूआर के 8 हो जाएंगे, एससी के 4, एसटी के 5, ओबीसी के 7 और ईडब्ल्यूएस के 3, ठीक है। फिर उसके बाद आप आगे चलते जाएंगे तो ये टोटल पद अगर आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये दिख लो कि कुल रिक्तिवार वर्गवार संख्या। फिर रिक्तियों में मध्य प्रदेश के मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पद, महिला अभ्यर्थियों के आरक्षित पद मतलब कि 8 में से 3 पद तो महिला के हो गए, ठीक है, इस हिसाब से। और यूआर पे तो कोई भी जंप कर सकता है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि जो भूतपूर्व सैनिक रहे हैं उनके कितने पद है, तो उनके 0 पद है, कोई पद ही नहीं आए। फिर रिक्तियों में से मध्य प्रदेश के मूल निवासी दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पद, तो दिव्यांग के लिए कितने हैं, 1 पद दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। और बाकी और उसमें भी दिव्यांग का जो सर्टिफिकेट होता है अलग अलग, वो आपको एचएच यहाँ पे दिख रहा है वहाँ पर। तो इसके टोटल पद कितने दिख रहे हैं, डिप्टी कलेक्टर के हो जाएंगे 27 पद, ठीक है। तो आपको टॉप 27 में आना पड़ेगा तभी आपको ये पोस्ट मिलनी है, अन्यथा नहीं मिलेगी। तो उसके सपने तभी देखो जब इतने अंक आपके हो और अच्छा खासा आप इंटरव्यू दें। तो इंटरव्यू के ऊपर भी बात करेंगे आप, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं डीएसपी का पद जो है अपना, ठीक है। तो उसके कितने पद है भाई देख लो, गृह पुलिस विभाग के अधीन आता है। 4 यूआर के, एससी के 2, एसटी के 3 और ओबीसी के 3 और 1 ईडब्ल्यूएस का पद है, ठीक है। बाकी फिर वो महिलाओं के लिए कितने आरक्षित है, तो सभी कैटेगरी में एक एक मिल जाएगा, लेकिन ईडब्ल्यूएस वाली महिलाओं के लिए नहीं है। टोटल 13 पद है। तो ये मान लीजिए कि यहाँ पर कितना हो जाता है, ये 30 और 40। तो टॉप अगर 40 में आ जाते हैं आपका, मतलब ये रैंक है, टॉप 40 में अगर आपका इतना रैंक आ रहा है तो आपको डीसी या डीएसपी मिल जाएगा, ठीक है। या फिर मतलब इस 2 बड़े पदों के लिए तो आपको इतने लाना पड़ेगा, ये टॉप 40 में आना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें कि भाई जिला सेनानी के आप देख सकते हैं कितने पद है, 1 पद है। बहुत सारे लोगों के देखिए यहाँ पे पद ही नहीं दिख रहा है, तो फिर 0 का क्या करेंगे। तो वही बात है कि जिसका पद है पहले वो तो डालो, फिर बाद में छोड़ दो इसको। फिर अपने अपनी कैटेगरी के हिसाब से इसको देख लेना, इसलिए मैंने आपको इसको दिखाने के लिए लगाया। थर्ड कैटेगरी में कौन से आते हैं, थर्ड क्लास अधिकारी में आपको यहाँ पे दे सकते हैं नायब तहसीलदार, सहकारिता निरीक्षक हो जाएगा, फिर मध्य प्रदेश अधीनस्थ लेखा सेवा, वाणिज्य कर निरीक्षक, ये सब पद हो जाते हैं। 260 पद है अलग अलग कैटेगरी के लिए, सब कुछ के लिए है कुछ के लिए नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे 87 की लिस्ट है, 87 की लिस्ट के हिसाब से यहाँ पे कुछ बता दिया उसने। 87 के हिसाब से आप जो पोस्ट प्रेफरेंस का फॉर्म डाल रहे थे वो इसको देख करके भरेंगे, ठीक है। पुराने कोई नोटिफिकेशन के हिसाब से मत भर देना, गलती कर देना। 30% के हिसाब से ये है, तो इसको अच्छे से डाउनलोड कर लो, प्रिंट करवा लो, उस हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस भरना, ठीक। तो देखिए एक कॉल लेटर है हमारे पास हमारे मित्र का, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपको कितना अच्छा लगा होगा कि जब आपको ऐसा ऑफलाइन मिले इंटरव्यू का कॉल लेटर, या फिर आपको कि आपका ज्वाइनिंग लेटर ऐसा ऑफलाइन मिला आपके घर पे आया, तो कितना अच्छा लगेगा आपको। ये इसको डाउनलोड करना है और इसको देखना है, अपने आप में एक अलग ही फीलिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि देखिए यहाँ पर इनका सिलेक्शन हुआ, मुख्य भाग सूची में सिलेक्शन हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये ऐसे ही होना चाहिए, मुख्य भाग की सूची में 30% के केस में बहुत दिक्कत होने वाली, क्योंकि वहाँ पर खासकर ओबीसी वाला है। तो कुछ भी नेगेटिव बात मैं अभी कहने से बचूंगा ताकि आप अच्छे से इंटरव्यू दें, ठीक है। वो सब बातें आप सब लोग जानते हैं, तो इस बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे कुछ नाम आप जो पर्सनल डिटेल है वो छुपाई जा रही है, क्योंकि नहीं बताना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको इंटरव्यू का कॉल लेटर दिखाने का मकसद तक तो दिखा दिया आपको। यहाँ पर देखिए इंटरव्यू की डेट दिख रही है 10 मई को, और फिर साक्षात्कार का समय लिखा हुआ है। तो यहाँ पर कुछ आपको नियम कायदे लिखे गए, नियम कायदे पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं सब लिखा हुआ है। आपको जो डेफ है उसके हिसाब से तैयार कर लेना, अनुप्रमाण पत्र है वो सब तैयार कर लेना। फिर आप जो स्नातक किया है वो कैटेगरी हो गया, करंट अफेयर हो गया, बहुत सारी चीज़ हो गई, सब याद रख लेना और इसको अच्छे से देख करके भर लेना, ठीक है। ये कॉल लेटर हो गया। और एक और डॉक्यूमेंट जानकारी आपके लिए सफिशिएंट है। इसके अलावा जो सारे जो टॉपिक थे वो अपन इसमें कवर कर लिए हैं, कुछ भी नहीं बचा हुआ है, ठीक है। तो इस सब चीज़ को अच्छे से देख लेना। इंटरव्यू के लिए बहुत बहुत बधाई हो आप लोग को। और इसके बाद जो वीडियो लेके आएंगे आपके लिए, वो वीडियो कौन सा होगा आपको बता दिया गया है, वो एक बार वो देख लीजिए। यहाँ पे मॉक इंटरव्यू वालों के लिए बात हो रही है, ठीक है। तो इनके लिए बात कर लेंगे अपन। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, तो शाम तक दोनों वीडियो आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत जानने की ज़रूरत है कि इसमें कोचिंग माफिया का क्या षड्यंत्र है और मॉक इंटरव्यू वालों के साथ क्या बातें की जा रही है, ठीक है। खासकर आप यदि सेल्फ स्टडी वाले बच्चे हैं और
चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो, तो उनके साथ क्या किया जा रहा है। ये सब बातें आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, और इसी के हिसाब से आप जो स्कोर अभी सोच रहे हैं कि मेरे तो 100 ही नंबर आएंगे, तो ये 100 से आप सीधा 130 से 140 तक जंप कर सकते हैं, जो बातें हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।